नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल खन्ना है और मैं अस्मिता थिएटर ग्रुप और राहुल खन्नाज एजुकेशन थ्रू थिएटर की तरफ से हूं। दोस्तों, आज बातों बातों में मैं जिनसे आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, मैं उनकी बात और उनकी तारीफ कहां से शुरू करूं, ये आज का शो शुरू करने से पहले भी मैं यही सोच रहा था। वो एक्टर हैं, वो राइटर हैं, थिएटर से हैं और बहुत ही ग्रास रूट लेवल से और बहुत ही पैशन से उन्होंने थिएटर किया है। मेरे सीनियर हैं, अस्मिता थिएटर ग्रुप के एक्टर हैं, अस्मिता थिएटर ग्रुप के एलुमनाई रहे हैं और उनका नाम है विपुल विग। और अगर मैं आपको बताऊं कि आज मैं जिनसे बात करने वाला हूं, फुकरे और फुकरे रिटर्न्स जैसी फिल्में लिखने के बाद आज भी वो एकदम ही जिसको कहते हैं ना कि इतनी सारी बड़ी और बेहतर चीजें लिखने के बाद भी मैंने उनको हमेशा उनके पांव जमीन पर ही रहते हुए देखा है। और अभी हाल फिलहाल में मैं उनसे मिला था, लेकिन आज जो उनसे बातें होने वाली हैं ये हम सबके लिए एक्टिंग और राइटिंग दोनों पर एक मास्टर क्लास की तरह है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली मैं बातों बातों में ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिनको मैं करीब से जानता हूं, जिनकी जर्नी मैंने देखी है, जिनकी जर्नी मैंने सुनी है, उनकी जर्नी से हम सब लोग एज एन एक्टर, एज ए राइटर या अपनी अपनी फील्ड में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज मैं बात करता हूं विपुल विग भैया से। विपुल भैया नमस्कार। हाय राहुल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड गुड, वेरी गुड। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। मेरी साउंड आ रही है क्लियर? भैया सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि जरा आप लोग अभी भी अपने लिखने में और अपनी अपनी सोसाइटी को अपनी अपनी तरफ से हेल्प करने में आप सब बहुत बिजी हैं। मैंने आपकी कुछ तस्वीरें भी देखी थी, आप मनु ऋषि भैया, और कहीं ना कहीं जहां जहां पर मुंबई में जहां जहां जरूरत हो सकती है वहां वहां पूरी करने की कोशिश कर रहे हो। आज बातों बातों में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे सबसे पहले भैया मैं प्लेजर। ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपकी जो जर्नी है, अभी मैंने आज जो आप हमारा शो है उसको मैंने 3 हिस्सों में जरा बांट दिया है। एक थिएटर, फिर दिल्ली की थोड़ी सी जर्नी है और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दिल्ली जिम खाना का, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूं इसलिए उस पर मैं बहुत सारी लाइट डालने वाला हूं। और उसके बाद आपकी कंप्लीटली बॉम्बे की जर्नी। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई भैया दिल्ली में? राहुल, मेरी शुरुआत बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ेदार थी। और मैं, जैसा तुमने बताया, मुझे अभी भी आपने बताया कि आप क्रिकेटर थे और क्रिकेटर हैं, जी आप खेलना पसंद जी करते हैं। तो मैंने भी अपनी शुरुआत जो है वो क्रिकेट से की थी। अब क्योंकि थोड़ा सा लेट हो ओके, गया था मैं, सो आई स्टार्टेड एज ए सीमर। मैं बॉलिंग करता, इन स्विंग बॉलिंग करता था। क्या बात है। सो हाँ, दरियागंज जिम खाना जैसा एक वो है, क्रिकेट क्लब है, बिल्कुल बिल्कुल है उसमें जी। मैंने जाके ज्वाइन किया। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे कोई मैच खेलने के लिए मिला नहीं वहाँ। मैं सिर्फ जी नेट जी प्रैक्टिस के लिए जाता था, प्रैक्टिस करके 5 घंटे घर पे वापस आ जाता था। लेकिन जब खेलने की बारी आती तो कोई और खेलता था। जी मुझे लगा कि यार ये तो चलेगा नहीं, अब 20-21 साल का मैं हो गया हूँ, 20 साल का, तो क्या किया जाए, क्रिकेट तो नहीं मिल रहा खेलने के लिए और मेरी एज भी निकल गई है। तभी कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिसमें आपकी एज जो है ना वो आड़े नहीं है। जी। तो फिर मैंने कहीं सुना था अस्मिता थिएटर ग्रुप का नाम, अरविंद अरविंद जी का। जी पहले तो आप ये बताइए, अरविंद जी कैसे हैं? जी। बहुत 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 अच्छे हैं और मेरा कंप्लीटली मेरा शायद ही कोई ऐसा मेरा दिन रहता हो प्रणाम कि कीजिएगा, आप मेरा सबकी प्रणाम बातचीत कीजिएगा वहां ना अरविंद जी को। होती हो। हाँ, बिल्कुल आई एम बिल्कुल सॉरी। सर, बिल्कुल। अ, तो अस्मिता का नाम सुना था, तो एक दिन अस्मिता गए और जाके बस वहीं के हो गए, ऐसा था। तो पहला मेरा दिन जो था, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो रिहर्सल नहीं, शो था रक्त कल्याण का। तो उस दिन अरे वाह। एसआरसी मेन, हाँ, एसआरसी मेन ऊपर रक्त कल्याण का शो था और ये सारे दिग्गज लोग परफॉर्म कर रहे थे उसमें। हमारे दीपक भाई थे, मनु नहीं था उसमें, मनु जा चुका था, मनु को 1-2 महीने हुए थे, वो जी तब जा चुका।
मेरा पहला दिन था और आई वाज मेस्मराइज्ड, मतलब मैंने पहली बार स्टेज देखा था, पहली बार वो लाइट्स देखी थी, पहली बार इतना बड़ा प्ले देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मैंने कहा बस यार अब तो लाइफ में यही करना है और कुछ नहीं करना, और कुछ करना नहीं। हालांकि मैं शौकिया तौर पे आया था। एक होता है ना कि जी आप एक एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं साथ में, ये सभी के साथ, मैक्सिमम सभी के साथ में ऐसा होता है कि वो जी पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में, कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं या अपने फादर का बिजनेस चला रहे होते हैं, तो वो शौकिया तौर पे एक बार को आ जाते हैं कि चलो देखते हैं यार क्या होता है। तो जो शौक है जी वो पैशन में कब बदलता है वो उसका आपको अंदाजा नहीं होता। तो शुरुआत ऐसी बिल्कुल। ही होती है, शौक से ही शुरुआत होती है। तो मेरी भी शुरुआत ऐसी शौक से ही हुई। तो उस दिन वो प्ले देखा था और मैंने कहा था कि यार अब लाइफ भर यही करना है और मुझे कुछ करना नहीं। और टोटलिटी में यार, मतलब मजे लिए हमने। गौर साहब से सिर्फ एक ही बात सीखी जो आज तक हम लोग के साथ में है, जितने भी हम लोग अस्मिता के यहाँ पर हैं, जो भी पास आउट किया है, वो बात आपको जाने के बाद में समझ में आती है। आप जब वहां पर होते हैं तब आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आपकी अपनी एक थॉट प्रोसेस रहती है। लेकिन क्या जब आप बात है। निकलते हैं उस जगह से, आप जब निकलते हैं उस जगह से और जो आपके पास रह जाता है वहाँ का, तो आपको समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है जो यू नो जो आपको आगे लगातार काम करने के लिए प्रेरित कर। सो वो एक चीज़ जो मुझे अभी तक मिली है या जो आज तक मेरे साथ में, वो डिसिप्लिन है ना। जी ये गॉड साहब बहुत डिसिप्लिन आदमी है। पिछले 20-22 साल से वो जिस डिसिप्लिन और जिस पंक्चुअलिटी के साथ में अपने काम को आगे बढ़ाया हुआ है उन्होंने, वो एक अलग विषय है। उस पर एक पूरा दिन जा सकता है आपका। लेकिन एक बिल्कुल। डिसिप्लिन है जो वो सीखा है। उस डिसिप्लिन में रहते हुए हमने जो मस्ती की है वो हम आज तक मिस करते हैं, वो हम आज तक उन दिनों की बातें करते हैं। जी और उन सब चीज़ों को सहेज के रखा हुआ, कस के जकड़ के रखा हुआ। जी जी सो बहुत मज़ा आया था, बहुत मस्ती की थी। मतलब चाहे तब तो हमारे दौर में श्री राम सेंटर का बेसमेंट भी खुला हुआ था। जी सो उसके बाद में उसको बंद कर दिया गया था किसी कारणों से। तो वहाँ जाके हमने रिहर्सल्स की। हम लोग दोपहर को 2 बजे से रात को 9 बजे तक हम लोग रिहर्सल्स करते थे। फिर शंकर मार्केट मार्केट से शंकर मार्केट एक पैदल हम लोग जाते थे पीछे बंगाली मार्केट से होते हुए, और अच्छा। पूरे रास्ते मस्ती करते हुए जाते थे। क्या सो बात मज़ा है। आता था यार, बहुत बहुत मज़ा आया था। वो दिन थे। और जी हाँ। भैया जैसे अभी तो अस्मिता थिएटर ग्रुप हमारी बड़ी अच्छी जगह पर है, पूरा का पूरा एक फ्लोर है लक्ष्मी नगर में। पूरे पंखे लगे हुए हैं, खिड़की वगैरह एवरीथिंग इज देयर, अच्छा हम्म, फ्लोर है। हम्म, और मतलब रिहर्सल करने के लिए उससे उससे बढ़िया जगह शायद हो ही नहीं सकती थिएटर में रिहर्सल करने के लिए। और मैंने बहुत हम्म। सुना है कि आप लोगों ने बहुत जगह भी बदली, लाइट भी नहीं होती थी और कभी कभी सड़कों पर आपने रिहर्सल की हुई है, उसके बारे में कुछ कहीं से आपको याद आता है, हमें को मिलेगा उससे। राहुल, मेरा शायद नेटवर्क थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है बीच में, सो बेयर इट विद मी। रिहर्सल स्पेस यार, मुझे लगता है कि जितनी भी कमियों के बीच में जब आप पैशनेटली किसी चीज़ को करते हो ना, तो जी वो एक तरफ तो कमियां होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको मज़ा भी बहुत आता है तो मेरे लिए तो बेस्ट जो रिहर्सल स्पेस थी वो अस्मिता में हम लोग का एनएसडी लॉन था। तो हम जी एनएसडी में, आजकल तो मुझे पता नहीं वहाँ होता है या नहीं होता, तब उस ज़माने में एनएसडी की लॉन में हम लोग रिहर्सल करते थे। तो पूरा जी दिन जी धूप में पेड़ की छाँव में हम पूरा दिन रिहर्सल करने के बाद फिर हम पैदल जाते थे फ्रॉम एनएसडी टू शंकर मार्केट। और शंकर मार्केट ओके। में एक छत थी जो गॉड साहब ने ली हुई थी। तो एक बहुत खुली हुई एक रूफ था जिसपे मूड़े पे जी बैठ के हम लोग रिहर्सल करते थे। उसका एक अलग आनंद था यार, मतलब उस आनंद का जो उस मजे का, उस खुलेपन का, जो अगर आप कहें, और मुझे अगर अभी आप बोले कि यार आप वहां पर आके रिहर्सल कीजिए जहां आप कर रहे हैं, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं उसका करेंगे। अलग मजा वही था। वेरी ट्रू। हाँ। कमियों बिल्कुल में बिल्कुल वो। कमी, हाँ, कमियों में भी जो खुलापन मिलता था, मैं अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने सीखने के साथ में हमने मस्ती बहुत की है, हमने हर चीज को एंजॉय किया है।
चाहे वो रिसोर्सेज थे या नहीं थे तो हमें उन चीज़ों को लेने में बहुत मज़ा आता कि मुझे याद है हमने एक ओके स्ट्रीट प्ले बनाया था पंजाब के लिए, पंजाबी में स्ट्रीट प्ले बनाया था, और जितने भी पंजाबी स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक पंजाबी स्ट्रीट प्ले क्रिएट किया था। मैं सीमांत था जिसने म्यूजिक उसमें दिया था, शिल्पा थी, मोहित था, दीपक भाई थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो हमने वो NSD लॉन में 2 दिन में स्ट्रीट प्ले खड़ा किया था, 2 दिन में, और तीसरे दिन हमारी जी रिहर्सल थी, हमारा एक शो था जिसको हमने दिखाना था। तो वो अगेन कमियों के बीच में चैलेंजेस को लेते हुए करना ही थिएटर है, मुझे ऐसा लगता है। तो थिएटर जैसे जैसे सहूलियत में आता जाएगा, मैं वही बोल रहा हूँ कि 22 साल से गौर साहब अगर एक चीज़ को रोज़ उसी पैशन से, रोज़ उसी इंटेंसिटी से अगर एक चीज़ को भुगता रहे हैं, और वो भी थिएटर जैसी चीज़ को जिसमें कोई ग्रांट नहीं है, कोई साथ में सपोर्ट नहीं है, जी ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये सिर्फ शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते, इसके लिए पूरा एक वेरी ट्रू एक अलग वेरी लेवल ट्रू की वेरी एनर्जी ट्रू चाहिए होती है, जो गॉड साहब में तब से उनको उतना ही एंथुजियास्टिक मैंने देखा है, वो आज भी उतने ही एंथु से काम कर। एक वेरी ट्रू चीज अगर आप कुछ उनसे सीखे भैया ना आपके सीखे, आपके आप उनसे एक्टिंग जी जी सीखे ना प्लीज सीखे, आप जी उनसे कोई दूसरी चीज सीखे ना सीखे, आप उनसे उनका एंथु, उनकी एनर्जी, उनका डिसिप्लिन सीख ले, तो मुझे लगता है कि और मैं एक ऐसा शख्स था जो अ, अ, जो क्या होता है ना कि एक एक एक्टर होता है जिसको बैक स्टेज का एक काम सौंपा होता है। जी मैं एक ऐसा बंदा था जो बैक स्टेज के सारे काम करता था, मतलब सेट से लेके स्लिप क्या बात बांटने है से क्या लेके बात है सेट लगाने से लेके सेट को टेम्पो पे चढ़ाने से लेके उस टेम्पो को गॉड साहब के घर तक उतारने से लेके और फिर वापस अपनी गाड़ी से, बाइक से घर जाने से लेके फीमेल एक्टर्स को उनके घर तक छोड़ के आने से लेके, वाह मतलब मैंने सारा बैक स्टेज किया और मेरे घुटने और पैर दोनों छिल गए उस टाइम पे। तो तो आपके टाइम वो पे तो वो एक बड़े बड़े तखत हुआ करते थे वो मोटे वाले हाँ, वही हम जो अपने रथ कंधों पे उठा कल्याण के हम में चढ़ा, हाँ, हम अपने कंधों पे उठा के उनको जी चढ़ाते। तो एक्चुअली देखो, कहने वाले ये कहेंगे कि उससे कुछ मिलता नहीं है, आप दिस जी दैट इज नॉट द, क्योंकि आजकल की जनरेशन को सब कुछ एकदम अ, एकदम क्विक चाहिए, एकदम सब कुछ सारा ना फास्ट फूड वाली बात चाहिए। तो वो ये झिरा कर सकते हैं आपसे कि वो आपको एक्टिंग में कैसे हेल्प करेगा, जो कि हमें उस जी वक्त जी लगता था। हम खुद जब करते हुए ये सोचते थे कि यार ये, और जब करा तो रहे हैं तो लेकिन ये कैसे एक्टिंग में काम आने वाला। एक्टिंग तो स्टेज पे हो रही है ना, बैक स्टेज इज नॉट एक्टिंग। लेकिन वो आपको एक एक अलग तरह की एनर्जी देती है, एक आपको प्रोसेस का हिस्सा बनाती है, जो मुंबई में बहुत काम आता है, बाद में आपके बहुत काम आता है। जी वो भी, वो सब भी हमने एक मजे और मस्ती के साथ में किया, उसको कभी हमने बोझ नहीं लिया। जी जी हम उसमें भी एक दूसरे की टांग खींचते थे, हम उसमें भी एक दूसरे को मारते थे, हम उसमें भी एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे की नो मतलब ऑन द होल सेलिब्रेट करते थे हम, आपने हर एक थिएटर के उस डे को काम को सेलिब्रेट सेलिब्रेट करते। किया है क्योंकि जिस I'm जिस sorry? तरीके से आपने मुझे बताया कि वो जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि जिस तरीके से बैक स्टेज में जो आपने मजे लिए हैं, अपने हम्म, घुटने तोड़वाए हैं, कंधा तोड़वाया है, हम्म, सो दैट इज फिनोमिनल हम्म, क्योंकि वो मैंने फील हम्म, किया है और मैं हम्म। एक एक बात से आपकी अग्री करता हूँ कंप्लीटली और कहीं ना कहीं यही बोलता रहता हूँ सबको कि स्लिप बांटने से लेके फ्लेक्स बनाने, आपके टाइम पे तो फ्लेक्स नहीं हुआ करते थे। फ्लेक्स एज इन, आपके टाइम पे आई थिंक आपके टाइम पे फ्लेक्स नहीं हुआ करते थे, आप शायद वो लोहे के बोर्ड पर नाटक का हाँ, डिस्क्रिप्शन लगाया करेक्ट करते थे। करेक्ट करेक्ट। शेखर यादव करके हमारा एक बंदा था, वो आज भी मेरा फ्रेंड है, यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है वो इंडस्ट्री में। इज जी इज प्रोडक्शन डिजाइन करता है वो, तब वो बोर्ड्स डिजाइन करता था और वो घंटों लगा रहता था उसमें। मतलब जी एक दो बोर्ड दे दिए जाते थे और हमें उसके साथ में लगा दिया जाता था कि यार देखो आप इसको पेंट कैसे देना है इसको, और वो सब कुछ। जी सो देखो, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी यही होता है। अगर आप एनएसजी को ले लें या एफटीआई को ले लें या जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको एक जी प्रोसेस में डालते हैं। वो आपको उस एक प्ले के प्रोडक्शन का हर पार्ट आपको सिखाना चाहते हैं,
और हर एक का अपना अपना जी। तरीका होता है, हर एक का अपना, लेकिन प्रोसेस सेम ही होता है। तो ओके ओके। अगेन ये फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कुछ कुछ लोग इस चीज को ऐसा में लेते हैं कि भाई यू नो सिर्फ स्लिप ही बांटनी है, लेकिन स्लिप बांटते हुए या जी बैक स्टेज करते हुए आपको उस प्रोसेस को कॉन्शियसली अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे ही वो विचार कट जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जी। तो वो खाली हो जाएगा, वो बोझ बन जाएगा, वो काम जो है ना वो एक काम बन जाएगा, वो फिर आपके वेरी ट्रू। उस थिएटर का हिस्सा नहीं वेरी रहेगा। तो वेरी ये ट्रू। एंड बिल्कुल आप आपने उस समय बहुत सारे नाटक में एक्ट तो किया ही है, ये तो मैं जानता ही हूँ। लेकिन वो जो लिखने का जो प्रोसेस है, वो लिखने का प्रोसेस आपको थिएटर में क्या कभी किसी नुक्कड़ नाटक में या किसी स्टेज के नाटक में सर के साथ देखो ऐसा कहाँ है से शुरू हुआ? वो जब तक मैं थिएटर कर रहा था वो था ही नहीं, अच्छा। टू बी ऑनेस्ट। नहीं, क्या बात। राइटिंग का, यार मैं जमुना पार से उठ एनफील्ड बुलेट पे पहलवान टाइप का एक आदमी मोटी बुद्धि के साथ में थिएटर में मैं एंटर करता हूँ, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो ना लिटरेचर, ना पढ़ाई, ना लिखाई। वो दिल्ली में थिएटर में रहते हुए मैंने नहीं की, मैं आपको बोल रहा हूँ मस्ती की है। मैंने सिर्फ एक अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया है। जी राइटिंग का जो हैपनिंग हुई वो में आ गया। मैं जो आपको बता रहा था कि एक पंजाबी प्ले किया था, उसमें क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाब के लिए एक प्ले कर रहे थे, तो मैंने एक ऐसे ही गाने में दो चार लिरिक्स दे दिए थे। दो चार ठीक है। लिरिक्स, लिरिक्स क्या कहेंगे, दो क्योंकि आसपास सुनते थे, तो वही मैंने दे दिया था कि यार ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। राइटिंग का तो मतलब डब्ल्यू भी नहीं आता था मुझे उस टाइम पर। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि क्योंकि जब आप उस प्रोसेस में रहते हैं और जब आप वो सब काम करते हैं, वो जब आप किसी भी काम को शिद्दत से करते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं वो आपको बैठने नहीं देता है चैन से। तो ये है राइटिंग मेरी मुंबई में हुई। मुंबई से ही मुंबई में स्टार्ट मैंने, हुआ है हाँ, कंप्लीटली। यहाँ आने के, क्योंकि यहाँ अलग एक स्ट्रगल रहता है। जो आप दिल्ली में जिस तरह से आप जीते हैं, आप दिल्ली में जिस तरह से रहते हैं, वो मुंबई एकदम उसका ऑपोजिट है। यहाँ दिल्ली में आपको लर्न करना पड़ता है, मुंबई में आपको अनलर्न करना पड़ता है सब कुछ। जो भी आपने पढ़ा वेरी है, जो गुड। भी आपने सीखा है, वो आपको सब कुछ वेरी उसको भूल जाना पड़ता है कि यार मैं, मेरे को कुछ आता भी है। आपको स्क्रैच से उसको चलाना पड़ता है। मतलब जो भी कुछ सीखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि आपने दिल्ली में चाहे 10 साल थिएटर किया है, चाहे आपने 5 साल किया है, चाहे आपने, क्योंकि जो आपने किया है वो तो आपकी बॉडी का, वो आपके माइंड का पार्ट बन गया ना, वो आपके जी सबकॉन्शियस का पार्ट बन गया। वो आप चाहेंगे भी तो आप उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन आपको यहाँ पर आते ही उन सब चीज़ों को काटा मारना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं आता, अब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना ओके है। हम्म। ओके ओके। तो फिर एक एक ये अलग एक जर्नी है, ये अलग एक वो है। और मैं खुशकिस्मत रहा हूँ यार कि मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे जो सीनियर्स थे, या जिस वक्त में मैंने शुरू किया था, तो उस वक्त बहुत ही जुझारू, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही अलग किस्म के लोग थे, जिनके जो मुझसे बहुत पहले से थिएटर में भी ज्वाइन किया था, और वो पहले से मुंबई आ चुके थे। ओके ओके। तो उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। पीयूष भाई हैं, मनो ऋषि है, दीपक डोबरियाल है, ये सब लोग मेरे सीनियर्स हैं। और मुंबई में आने के बाद भी आज तक भी हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। एटलीस्ट मैं तो सीख रहा हूँ जी सभी जी। से, सभी से। भाई वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। तो राइटिंग का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ क्योंकि अ, मनो ऋषि मेरे से पहले राइटिंग में एस्टेब्लिश हो गया था। उसने बहुत सारी जी फिल्में लिख ली थी मेरे से। जी और यहाँ हम लोग का जो एक बहुत ही क्लोज ग्रुप है, जिसमें मनु है, दीपक है, दीपक शर्मा एक हमारा जी एक्ट वन का एक एक्टर था, वो है। जी। सो तभी से मतलब, क्योंकि जब मैं अस्मिता आया तो मनु उससे 3-4 महीने पहले जा चुका था वहां से। जी और जी जब मैं मुंबई आया तो मनु को पता चला कि यार कोई एक
मेरे ही आसपास का, मेरे ही जैसा कोई एक बंदा आ रहा है, हाँ, तो तब मैं यहाँ मिला, क्योंकि राइटिंग में पहले वो इस्टेब्लिश हो चुका था और हम लोग रेगुलर मिलते रहते थे। उसने कई बार इंस्पायर किया कि विपुल तू लिख, तू लिखना शुरू कर। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। फिर ऐसा हुआ कि जो एज एन एक्टर जो मैं करना चाह रहा था, वो जब नहीं हो पा रहा था, मुझे लगा कि यार कुछ कहना ही है ना, एक्टर भी कुछ कहता है, राइटर भी कुछ कहता है, तो एज अ बिल्कुल। राइटर हम कुछ कह के देख लेते हैं। तो फिर मैंने अपना वहां से 3 स्टोरीज मैंने एक साथ में लिखनी शुरू की, जिसमें से फुकरे वॉज सिलेक्टेड। या और फुकरे के लिए तो मैं जितनी तारीफ करूं, और उसके बाद फुकरे रिटर्न आई थिंक 2013, फिर 3 साल रुकने के बाद वो कंप्लीट एक प्रोसेस रहा होगा, क्योंकि एक आपने मास्टरपीस बना दिया भैया, राइट और राइट। उसके बाद दोबारा वैसी चीज, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं अब इससे एक स्टेप ऊपर ही जाना है, वो करेक्ट। प्रेशर रहता है कभी माइंड में? हाँ हाँ, वो तो हमेशा ही रहता है यार। वो हमेशा रहता है प्रेशर। लोगों का तो प्रेशर बाद में आता है, पहले आपका खुद से प्रेशर रहता है कि यार आप एक चीज क्रिएट कर पाए हैं, तो क्या वो जो क्रिएशन थी वो बाय फ्लूक थी, क्या वो जी ऐसे ही एक एक वो घटना थी क्या? अगर आप उस जी घटना को दोहरा सकते हैं, तब तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, कुछ आपने सीखा, कुछ आप कर सकते हैं, कुछ क्राफ्ट के प्रति आप ईमानदार हैं थोड़े से। तो वही उसी घटना को, उसी एनर्जी को, उसी सोल को दोहराने की कोशिश थी, जो जो बस कोशिश ही थी यार, वही कर सकते हैं हम लोग। और वो कोशिश बहुत ही बेहतरीन, हाँ, क्योंकि अगर लोगों के दिल को छू जाए, क्या राइट उससे क्या बड़ी बात हो सकती है? राइट राइट राइट। एक एक में आप, क्योंकि एज ए राइटर में बस एक ये सवाल है मेरा कि जब राइटर लिखने के लिए बैठता है, क्योंकि आज बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स भी आपको देख रहे हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल भी हैं बहुत सारे स्कूल के, और वो कहीं ना कहीं विपुल विग सर की लाइन में भी आना चाहेंगे जब बड़े हो जाएंगे। भैया, एज अ राइटर जब आप लिखने की शुरुआत करते हो, तो 2-3 फॉर्म जो मुझे लगता है वो सामने आ जाते होंगे। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपका प्रिंसिपल क्या रहता है? आप जैसे खुद है, वो आपकी राइटिंग में कभी कभी हावी होता है, या फिर आप कैरेक्टर्स को छोड़ देते हो कागज के ऊपर, कि कैरेक्टर्स आपको बताएं कि कहानी को किस तरफ लेकर जाना है? देखो, एज अ राइटर, चूंकि मैं ट्रेंड राइटर नहीं हूँ, ठीक जी है। मैंने एक राइटिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं जी जी जिंदगी की ट्रेनिंग लेके आया था। मैं जिंदगी एक बहुत ही बहुत ही एक अतरंगी जीवन जिया है। बहुत ही जी अलग अलग तरीके के लोग मेरी लाइफ में आए हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग आए हैं, कमाल जी कमाल के लोग आए हैं। तो उनसे सीखते सीखते वो जब भरने के बाद, देखो कोई भी स्कूल जो है ना, वो आपको टेक्निक सिखा सकता है। आप पहले टेक्निक सीखते जी हैं, फिर आप उसको, उस टेक्निक को अपने इमोशन में डालने की कोशिश करते हैं। राइटिंग यही है। जी। मेरे साथ उल्टा हुआ, मैंने पहले इमोशन सीखे और टेक्निक मैंने बाद में सीखी। सो ओके ओके। फॉर्चुनेटली एज अ राइटर मेरे साथ, इसलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, एक टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं ली राइटर की, क्योंकि मैं किसी ब्लॉक में नहीं रहा। तो अभी भी जो मेरी राइटिंग है, वो किसी ब्लॉक, किसी भी टेक्निक की मोहताज नहीं है। मैं इमोशन को ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मैं कैरेक्टर को ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और मैं अपने आप को पीछे रखता हूँ। मैं अपने आप को, देखो, 2 तरीके से होता है, 2 तरह से लिखा जा सकता है। एक लिखा जा सकता है कि जब जब आप एज अ राइटर, एज अ क्रिएटर बन के इम्पोज कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। कि मैंने ये कहा कि यार मैं लिखी है, अब मैं स्टोरी एज अ विपुल विग लिख रहा हूँ, विपुल विग एज अ राइटर लिख रहा हूँ। तो अब वो जी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कैरेक्टर किस तरह से मुड़ेगा, ठीक है। एक ये राइटिंग है। दूसरी तरह की राइटिंग ये कैरेक्टर ड्रिवन राइटिंग होती है, जहां आप अपने कैरेक्टर्स को एक सिचुएशन में ले जाके छोड़ देते हो। ओके फिर ओके। आप फिर आप एज अ राइटर पीछे हो जाते हो, और आप सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर अपने कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हो और उनको जाने देते हो वो जहां जाते हैं। जी आप उन पे एज अ राइटर हावी नहीं हो रहे। अगर उनको लेफ्ट में जाना है, तो आप कहेंगे हाँ तू जाना लेफ्ट में, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ में। ओके। एक क्या बात है। हाँ, एक होती है, आपने पहले से मेरा कैरेक्टर राइट में आएगा,
दैट इज टेक्निक कि आपके कैरेक्टर की शुरुआत ए से होगी और वो बन जाएगा, ये आपने पहले तय कर लिया। अब आप उस ए से जी के बीच में, उस प्लॉट के बीच में क्रिएट कर रहे हैं। एक ही है कि आपने अपने एक्टर को, अपने कैरेक्टर को छोड़ा और आप कह रहे हैं कि यार चल तू, मैं तेरे साथ में चलता हूँ। ये थोड़ा सा आपका समय ज्यादा लेता है ये प्रोसेस, लेकिन मजा आपको ज्यादा आता है। ओके तो मैं इस ओके प्रोसेस से चलता हूँ। मैं कैरेक्टर्स से खेलने बनिस्बत इसके कि मैं उनको एज अ राइटर बन के उनको इम्पोज करूँ कि यार मैंने जो कहा है वही करना है, वो जो कहते हैं वो मैं ओके करता हूँ। तो मैं ओके अपने कैरेक्टर्स का मैं गुलाम हूँ। आई एम स्लेव ऑफ माई कैरेक्टर, वाह मास्टर ऑफ माई कैरेक्टर्स। तो बहुत सारे राइटर्स को ये बोलते हैं कि आई एम मास्टर ऑफ कैरेक्टर, मैंने क्रिएट किया। मैं बोलता हूँ कि वो क्रिएट कर रहे हैं और मैं सिर्फ उनको फॉलो कर रहा हूँ। ओके ये ओके ये मैं ये मेरा तरीका, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है कहीं से। जी जी। और नहीं, आई थिंक ये बहुत ही बेहतर तरीका भी है, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो बड़ा वो जिंदगी से कहीं ना कहीं आ रही होती हैं। मैं ऐसे अगर चूचा के कैरेक्टर की बात करूं भैया, या फुकरे में किसी भी कैरेक्टर की मैं बात करता हूं, तो एक बार जब आपने वो कंप्लीटली क्रिएट कर दिया, आप उसको फिर लार्जर देन लाइफ में देखने की कोशिश करते हो, फिर सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद क्या रोजमर्रा की जिंदगी में आई नो कहीं ना कहीं पर वो आपको कैरेक्टर दोबारा बातचीत करते हुए और वैसे करके भी दिखते होंगे रियल लाइफ में लोगों के बीच में। हाँ हाँ बिल्कुल। और चूचे के साथ तो मतलब फॉर्चुनेटली ये हुआ कि उसके साथ में हर किसी को लगता है कि मेरे अंदर चूचा है। और मैं ये बोलता हूँ कि बिल्कुल चूचा हाँ बिल्कुल, सबके अंदर है, चूचा वेरी सबके ट्रू। अंदर है, क्योंकि वो एक इनोसेंस को, वो एक बेबाकपने को वो डिफाइन करता है। जी तो वो सभी के अंदर है यार। वो हर कोई उसको देखने के बाद वो रिलेट करता है कि यार ये तो मैं हूँ, कहीं ना कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैं ऐसा था। या जी हर कोई किसी एक ऐसे बंदे को, किसी चार ऐसे बंदों को जानता है, वो कहता है यार ये तो चूचे जैसा है, चूचा तो उसके जी। जैसा है, चूचा तो उसके जैसा है। तो आसपास के ही लोग होते हैं यार, आसपास के ही लोग होते हैं जिससे आप कभी सुना होता है, कभी देखा होता है, या आपकी इंटरनल का कोई वो एक हिस्सा होता है जिसको आप लिखने की कोशिश करते वेरी ट्रू वेरी ट्रू। हो। और इस चीज को, चूचे को एक एक कल्ट कैरेक्टर एस्टेब्लिश करने में बहुत लोगों का योगदान होता है। इसमें इसमें जी उस परफॉर्मर का भी बहुत बड़ा योगदान है, वरुण शर्मा का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है, मृगदीप सिंह लांबा। जी तो ये टीम वर्क होता है। एक फिल्म बनाना टीम वर्क होता है। राइटिंग इज अ पार्ट, बट मेकिंग अ फिल्म इज अ टीम वर्क। जैसे थिएटर, आपका जैसे हम प्ले करते हैं, हम जी वो एक बिना टीम के प्ले हो ही नहीं सकता। वेरी ट्रू। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस चीज को, इस पे दावा करे कि यार मैं अकेला प्ले कर सकता हम्म। हूँ। पानी पिलाने से लेके और लाइट मैन से, वो सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो एक अच्छी प्रोडक्शन बनती है। वेरी ट्रू। और सर ये मान लीजिए आपने जो एक कहानी लिखी है, सो मतलब क्या उस समय के दौर में जो चल रहा है, या फिर आपने बहुत कुछ जो पहले सोच कर रखा हुआ है, या जिस तरीके की फिल्में उस समय बन रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी का जो वक्त है जो मुझे देखने में आ रहा है, वो सारा का सारा बायोपिक और बड़ा रियलिज्म वाला सिनेमा का बहुत वक्त आ गया है। तो एज अ राइटर क्या कभी कभी आपको भी ये लिखने पर कहीं ना कहीं ये चीज भी हावी होती है? यार वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपको कुछ काम मार्केट के हिसाब से भी करने होते हैं, कुछ ट्रेंड के हिसाब जी से भी करने होते हैं, और फिर कुछ जी वैसा भी करना होता है जो आपको कहना है, जी जो आपको कहना है। क्योंकि मार्केट का काम, मार्केट के हिसाब से आपको आपका कैश फ्लो अच्छा करता है, आपको वेरी ट्रू। फाइनेंशियली सिक्योर करता है। तो आपको जी बैलेंस ढूंढना है कहीं कि बायोपिक लिखना, क्योंकि वो मार्केट में इस वक्त चल रही है, इज नॉट बैड एट ऑल। आपको वो भी करना ओके चाहिए, और आपको एक बैलेंस ढूंढना चाहिए यार।
कि जो आपको करना है, जो आप करना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो, आप वो भी कर रहे हो, और जो मार्केट चाहती है आप वो भी कर रहे ओके। और हो। विपुल भैया, क्योंकि कभी हाँ, कभी ऐसा वक्त आता है कि जो जो जी, कभी ऐसा वक्त आता है जो चीज आपने लिखी है और कहीं ना कहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थोड़ा सा कहानी को इस वे से थोड़ा सा इधर मोड़ना चाहते हैं, तो कहीं पर वो वन ऑन वन थोड़ी सी बातचीत, ऐसा ऐसा भी हो जाता है कभी कभी? हाँ, 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 इट हैपेंस ऑल द टाइम यार। क्योंकि ओके ओके। क्योंकि 4 क्रिएटिव लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि 4 क्रिएटिव लोग जब एक जगह मिलते हैं, जब डिस्कशन होती है, तो हर एक का अपना-अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक का अपना-अपना एक सजेशन रहता है। सो वो सजेशन उस उस कॉन्टेक्स्ट में, उस कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब तक रहता है, तब तक यू एक्सेप्ट दैट कि हाँ यार, ठीक है। कन्विंस हूँ या मैं कन्विंस हो रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो दे रहे हैं वो इसमें इस चीज को एनहांस ही करेगा, तो देन यू एक्सेप्ट इट। अगर आपको लगता है कि वो एनहांस नहीं करेगा, यू आर नॉट कन्विंस विद इट, सो आप बोलते हैं कि यार ये नहीं, कुछ और। ओके ओके। उसमें नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप एक चीज लिखते हैं और वो लिखते लिखते वो उस प्रोसेस में वो आपके इतने करीब आ जाती है कि आप उससे इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं अपनी क्रिएशन से, कि आप कहते हैं कि यार ये ही अंत है जो मैंने लिखा है, ये जैसा है वैसा रहे। तो जो रिजिडिटी है ना, वो एक क्रिएटिव आदमी के लिए वो बहुत ही खतरनाक है, वो वैसा होना नहीं चाहिए। सजेशंस सुनने चाहिए, सजेशंस लेने चाहिए, और आपकी उस क्रिएशन के बीच में अगर वो सजेशन फिट आ रहा है, अगर वो आपकी चीज को एनहांस कर रहा है, तो आप एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर काम करो। नहीं कर रहा तो आप ओके उसको कन्विंस कर दो कि ओके इट्स नॉट ओके। वर्किंग। लेकिन तो आई क्रिएशन थिंक में वो रिजिड होना इज ब्लॉकिंग योरसेल्फ। ये कह अच्छा। देना कि जो ओके मैंने ओके। किया है, वो जो मैंने कहा है वो ही करना है, वो अंत है, वो फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए खतरनाक है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉइंट के लिए। स्पेशली सच में वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ हाँ साथ मुझे राहुल। लगता है कभी कभी वो ना बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जहां आप सिर्फ हाँ हाँ ही बोलते रहते हो, वहां पे आप बहुत चीजें लूज कर जाते हो। आप हाँ किस चीज के लिए बोलते हैं? आप हाँ उस चीज के लिए बोलते हो जो आप करना चाहते हो। बिल्कुल। अगर अगर मैं ये कहूंगा अ, अ, कि हाँ यार मुझे ये काम करना है, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है ये आइडिया, इस स्क्रिप्ट पे मुझे काम करना है, तो हाँ, इसलिए बोला जाता है कि आप उस स्क्रिप्ट को अंत तक लेके जाओ। जी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर आपने अपने सर पे लिए है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अंत तक कैसे लेके जाएंगे, और उसके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। ओके। अभी आप हर डिफरेंस में अगर आप ये ऐसे में करते हो कि यार नहीं यार, जो जो मैं कह रहा हूँ वही करे, नहीं तो नहीं, नहीं तो क्योंकि मुझे ना भी बोलना है, तो जी। वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा। वेरी ट्रू। अगर एज एन एक्टर मैंने किसी प्ले के लिए हाँ बोला है,
एज अ डायरेक्टर मैंने अगर किसी फिल्म के लिए हाँ बोला है, और और ये तय है कि 4 लोग जब साथ में आएंगे तो डिफरेंसेस होंगे। हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। बिल्कुल। तो आपको ये you have to take that charge, you know। ऐसा नहीं, मैं ओके। ये नहीं कह ओके। रहा कि जो आप कह रहे हैं वो मैं ले रहा हूं। जो आप कह रहे हैं जी। उस हिसाब से मैं अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं उस चीज को कितना फिल्टर कर सकता हूं कि जो मैंने पहले लिखा जी। है उस पर आपका एक सवाल आएगा, आप कहेंगे यार ये जी। क्यों, तो मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए कि यार मैंने इसको ऐसे में सोचा था, ऐसे में देखा है, और इसका कल्बिनेशन ये है। आप कहते हैं यार ये नहीं, आप ये कर दीजिए, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपके माइंड में ऐसा क्यों आया, वो इसके कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं है। वेरी सो ट्रू। उसको फिर बायफरकेट करके, उस थॉट को बायफरकेट करके आपको 1000 फिल्टर्स में से निकालना पड़ेगा, और 1000 फिल्टर में निकालने के बाद भी आपका जो सजेशन है वो खरा उतरा, तो फिर मुझे एज अ क्रिएटर, एज अ राइटर उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे उसमें करना रिजेक्ट नहीं पड़ेगा। होना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और और अगेन अगर आप मैं ना बोल रहे हैं एक चीज के लिए, तो ना बोलने के बाद तो खत्म हो गया ना सब कुछ, हाँ उसके हाँ बाद वही। का तो मतलब ही नहीं है। तो भैया जैसे ऐसा है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि फिल्म आ गई और राइटर ने सिर्फ एक ही कहानी लिखी थी और यही कहानी सिलेक्ट हो गई और इसी कहानी के लिए फिल्म बन गई, लेकिन होता कुछ और है। आप लोग आई नो स्क्रिप्ट्स लिखते रहते हैं और हाँ हाँ वो लिखने के बाद आपके पास पूरा का पूरा स्टॉक रहता ही है और उसमें से फिर एक फिल्म पसंद आती है और उसके बाद कहानी बनती राइट, है। वो क्या करेक्ट, प्रोसेस रहता है? आप मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ एक ही फिल्म लिख रहे हो और वही सिलेक्ट हो गई, तो आपके पास राइट, कैसे नहीं 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 स्टॉक रहता है नहीं नहीं स्क्रिप्ट्स का? नहीं नहीं नहीं, देखो स्टॉक्स जो रहते हैं वो आइडियाज के रहते जी। हैं। किसी भी फिल्म से पहले आपके पास एक आइडिया स्ट्राइक करता है आपको, और आप फिर उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हो। जी। तो आइडिया के बैंक्स होते हैं आपके, आप बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया आया तो मैं उस आइडिया का वन लाइनर लिख लूंगा, और उसके बाद जी। जो करंटली जो मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ उसे ख़त्म करने के बाद या उसी के पैरेलल अगर मुझे दिन का 1 घंटा 2 घंटा अगर मिलता है तो मैं अपने नए आइडिया के ऊपर उसको और एक्सप्लॉइट और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, उसको उसके ऊपर फोकस करने की ओके। कोशिश करता हूँ। देन ओके। यू कीप ऑन बैंकिंग योर आइडियाज, बैंकिंग योर स्क्रिप्ट्स। और आप एक आइडिया या एक स्क्रिप्ट के ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स होने चाहिए। अगर आप अपने अपने जो आपको कहना है वो अपनी कही हुई, अपनी सोची हुई बात पे स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे हैं, एक ओके। प्रोसेस ये होता है कि आपको मार्केट ला के देती है कि यार हमारे पास आइडिया, आपको ये डेवलप करना है। तो ओके। ओके। वो काम आप इसलिए भी करते हो क्योंकि वो अच्छा है आइडिया, वो काम आप इसलिए भी करते हो क्योंकि आपको पैसा कमाना है, वो काम आप इसलिए भी करते हो क्योंकि आपको उस प्रोसेस से बाहर नहीं जाना। तो ये बात सही है कि 10 आइडियाज के बाद, 10 स्टोरीज के बाद आपकी कहीं एक स्क्रिप्ट आपकी ओके होती है, फिर उसके ऊपर काम चलता है, फिर वो एक इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। और राइटिंग जो है ना वो एक बहुत ही डिफरेंट जॉब है, बहुत ही डिफरेंट मीडियम है, बहुत डिफरेंट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट येट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखो आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास जी। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप किस चीज के ऊपर क्रिएट करेंगे। जी। एक पहला प्ले था वो लोग बाग था, तो हमें रिहर्सल के लिए स्क्रिप्ट्स दी गई थी, जी। और उस वक्त मुझे स्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं थी। आप कहते हो यार राइटर होगा साला, वो कुछ करता होगा, क्या करता है यार, जो करता है एक्टर करता है, डायरेक्टर करता है।
लेकिन जब आप उसकी जगह पे आते हो, आप कहते हो कि यार एक पेज एक दिन में लिखना कितना मुश्किल है, बिकॉज बिकॉज राइटिंग जो है इट इज अ आर्ट वेयर यू हैव टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, देयर इज नथिंग, जी खाली ब्लैंक है, खाली स्लेट है। आप क्या लिखोगे उसके ऊपर? सो यू हैव गॉट टू क्रिएट समथिंग, अ स्क्रिप्ट आउट ऑफ नथिंग, मतलब हवा है उसमें से आप बना रहे हो। और सब चीज डिफिकल्ट है, सब चीज एक एक प्रोसेस लेती है, एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एक फोकस और एक एक डिसिप्लिन होती है। मुझे लगता है राइटिंग में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है, जी क्योंकि एक्टर के हाथ में एक स्क्रिप्ट है, उसको पता है ये जी बोलना है। डायरेक्टर के हाथ में एक सिचुएशन है, उसे पता है ये डिजाइन करना है, इसको इस तरह से शूट करना है। जब राइटर बैठा है, उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में सिर्फ उसकी इंस्पिरेशन और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। क्या बात वो है। किस तरफ देखेगा? अगर वो किसी तरफ देखेगा तो वो वैसे ही जैसा हो रहा है। आप बायोपिक की बात कर रहे हैं, अगर मैं बायोपिक की तरफ ही देखता रहूं तो मैं वही क्रिएट करूंगा जो हो रहा है मेरे सामने, या जो मैं देख रहा हूं, मैं नेटफ्लिक्स पे जो देख रहा हूं मुझे लगा बहुत अच्छा, चलो इसी के आसपास कोई चीज क्रिएट करते हैं। दैट इज नॉट क्रिएशन, दैट इज अडाप्टेशन। थॉट पहले से है मार्केट में, आप उस थॉट को अपनी तरह से अडाप्ट करके एक 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 पैटर्न में बिठा के आप उसको परोस रहे हो। क्रिएशन इज नॉट अडाप्टेशन, क्रिएशन इज समथिंग बहुत बहुत टफ चीज है। और विपुल भैया, जैसे अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम बन गया है, एक डिजिटल बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम बन गया है, एक वेब सीरीज का और एक कंप्लीटली हमारे फीचर फिल्म्स का। सो इन दोनों के बीच में भी कहीं जो जो स्क्रिप्ट राइटिंग का फॉर्मूला है, क्योंकि डिजिटल में आपके लिए कोई भी कहीं पर भी कोई क्रॉस लगाने वाला नहीं है, ना लैंग्वेज पे ना किसी और चीज पर। तो क्या कभी एज ए राइटर लगता है कि यार फीचर फिल्म में मेरे पास ये थोड़ा सा बैरियर है, वहां पर मेरे पास ये बैरियर नहीं है, तो मैं जरा खुलकर अपनी बात बता सकता हूँ? कुछ समय बिल्कुल पहले बिल्कुल अनुराग कश्यप साहब ने भी इस पर बातचीत की थी, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देखो, मैं वेब को एज अ ऑडियंस ज़्यादा समझता हूँ, या ज़्यादा उससे रिलेट कर पाता हूँ बनिस्बत राइटर के, क्योंकि मैंने अभी तक वेब लिखा नहीं है। जी उसका एक अलग प्रोसेस है और उसका एकदम डिफरेंट प्रोसेस। तो वो प्रोसेस में मैं अपने आप को कहीं यू नो कहीं रिलेट कर नहीं पाता मैं उससे। सो जितना भी ओके मेरा ओके उसका एक्सपीरियंस रहेगा, मैं एज एन ऑडियंस ही आपको बता पाऊंगा कि मुझे क्या लगता है। अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि यार मैं कोई वेब लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उसमें एक फॉर्म ऑफ फ्रीडम मिलती है। मैं कहता हूँ कि यार जी जहाँ मुझे 2 घंटे के एक फिल्म में 2 घंटे में पूरी जिंदगी दिखानी है किसी की, वहीं मुझे जहाँ 120 मिनट में जिंदगी दिखानी है किसी की, वहां मुझे एग्जैक्टली तो तो मुझे डिटेलिंग में उस कैरेक्टर को और डिटेल में उधेड़ने का अच्छा मौका मिलता है, अच्छा चांस मिलता है। और मुझे जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने की फ्रीडम मिलती है। एक तरफ से वो बहुत अच्छी बात भी है, और दूसरी तरफ से देखो, आपको जिस चीज़ की एडवांटेज मिलती है ना, आप उस चीज़ की डिसएडवांटेज भी उठाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आपको तय करना है कि वो आपको उस फ्रीडम को यूज़ किस तरह से करना है। जी आपको उस फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, या आपको कुछ भी जो आपको लग रहा है कि यार आपको बिना किसी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटर के पास में होती है। एवरी जो जो आर्टिस्ट होता है उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल होती है। उसको बिल्कुल उसको उसको ये भी देखना होता है कि हाँ यार, समाज की बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी। अब आप उन बुराइयों पे फोकस करोगे, या उस समाज की बहुत सारी अच्छाइयां हैं उसको आप इंटरेस्टिंगली, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। वो
इंडिविजुअल की बीइंग पे डिपेंड करता है कि उसकी बीइंग का इंक्लिनेशन किस तरफ है। जी उसे सिर्फ समाज में बुराइयां ही दिख रही हैं तो वो वही रिफ्लेक्ट करेगा कि यार मुझे हर तरफ बुराई दिख रही है, मुझे हर तरफ वायलेंस दिख रहा है, मुझे हर तरफ सेक्स दिख रहा है, तो फिर मैं वही पोर्ट्रे वही मैं वही मुझे वही मेरा अगर मतलब ही था पूछने का, बिल्कुल। हाँ मुझे हर तरफ अगर होप दिख रही है, अगर मुझे हर चीज में होप दिख रही है, अगर मुझे हर चीज में यू नो हर चीज में मस्ती दिख रही है, मैं किसी भी चीज को सीरियसली नहीं ले पा रहा हूँ, मैं किसी भी पैंडेमिक को या किसी भी को किसी भी चैलेंज को मैं किसी भी चैलेंज को सीरियसली नहीं ले पा रहा हूँ, उसमें भी मैं एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा हूँ, तो मैं फिर वही परोसूंगा जो मेरे अंदर है। जी जी। और हेलो। हाँ क्या नहीं हाँ विवेक भैया, आपने आपने एक बहुत ही खूबसूरत एक कहानी लिखी थी, उस कहानी का नाम है चाबी। हाँ जिस कहानी को फिर आपने हाँ शॉर्ट फिल्म में क्रिएट करके बच्चों के साथ एक बड़ी बड़ी ही बहुत ही खूबसूरत छोटी सी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है चाबी के बारे में। क्योंकि चाबी, मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वो सारे बच्चों को देखना ही चाहिए, और थोड़ा सा पेरेंट्स भी साथ में बैठ के देखें, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज राइट। देती है। अब चाबी की स्क्रिप्ट या ऐसी स्क्रिप्ट आपने मतलब थोड़ा सा आप आइडिया और कैसे क्रिएट किया आपने कम्प्लीटली? यार चाबी जो है कैमरा, वो एवरीथिंग आपने हाँ खुद ही किया उसमें सब कुछ? राइट राइट राइट। नहीं वो उसमें भी अगेन टीम थी, जी उसमें मैंने अकेले ने नहीं किया, हालांकि मैंने जी लिखा उसको, डायरेक्ट मैंने उसको किया, लेकिन मेरी हेल्प जो बहुत ज़्यादा की वो हमारे संजू भाई हैं, हमारे बहुत चाहिए थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब आप ये लगा लीजिए कि डायरेक्शन टेक्निक्स जितनी भी हैं जैसे भी है, क्योंकि मैं तो एक राइटर था और उतरा था एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, तो उनसे बहुत कुछ सीखा था। अगेन मेरे साथ में मेरा को प्रोड्यूसर था अपार शक्ति खुराना, इज ए गुड फ्रेंड ऑल्सो, सो उसने काफ़ी मॉनिटरीली काफ़ी फाइनेंस किया मुझे उस चीज़ को, उसको ओके को प्रोड्यूस ओके। किया। तो अगेन इट्स अ टीम एफर्ट विच हैड हैपेंड। तो उस आइडिया पे मैं, अगर आप मुझे कहेंगे बात करने के लिए, तो एक 10 साल के बच्चे के डर की कहानी है। तो वो उस डर से जी किस तरह से उस डर से किस तरह से अपने आप को निकाल पाता है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। क्या होता है जी कि बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा आजकल ये प्रॉब्लम है, आजकल नहीं हमेशा ये रही है, कि उनका जी जो बड़ों के साथ में जो कम्युनिकेशन है, जो पेरेंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन है, वो हर बात नहीं बता सकते हैं, वो हर बात नहीं बताते हैं अपने पेरेंट्स को। वो इसलिए भी नहीं बताते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। अब चूंकि पेरेंट्स मैक्सिमम टाइम्स जो है वो बच्चों को टोकते हैं कि यार ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही। इस सही और गलत के अंदर जो बच्चा एक पूरी जिंदगी उसकी एक साइकी फंसी रहती है ना, तो वो उस साइकी की वजह से अपनी प्रॉब्लम को ना बता पाना, क्योंकि बहुत आसान है, एक बच्चे के साथ में कोई कुछ बुरा कर रहा है, अगर माँ बाप उसको उतनी स्पेस दे रहे हैं, अगर उसको शुरू से ये नहीं बताया गया कि ये सही और गलत है, क्योंकि तू कुछ भी आके हमसे जी बता सकता है, तो कोई किसी भी तरह की हमसे बात कर सकता है, तो वो बच्चा छुपाएगा नहीं उस चीज को। तो ये कहानी है उस बच्चे के छुपे हुए अंदर छुपे हुए डर की, और वो बिना किसी हेल्प के किस तरह से बाहर निकलता है। तो इस चीज को मैंने अंडरलाइन किया कि वो उसको एक्सटर्नली हेल्प नहीं मिली है कहीं से, उसने अपने किसी फ्रेंड से हेल्प नहीं लिया, अपने पेरेंट्स से हेल्प नहीं लिया, अपनी मदर से हेल्प नहीं लिया, उसने एक छोटी सी हैपनिंग से हेल्प लिया, एक भोली सी उसके साथ में एक घटना घटती है, और वो उस घटना को किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज करता है, और वो किस तरह से उस प्रॉब्लम से निकलता है, इसकी वो कहानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की जो वीकनेसेस है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम हम लोग के साथ में ऐसे रहती है कि हमारी जो होना उल्टा चाहिए, हमें अपनी वीकनेसेस को बताना चाहिए और स्ट्रेंथ को छुपाना चाहिए। ओके ओके। नहीं, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और मैं बार बार अगर इसलिए अ, ज्यादा आपसे बात करके मुझे बड़ा वो लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, और एक और स्टूडेंट है जो ध्रुव यहाँ पर है, जिसने चाबी शॉर्ट फिल्म में हाँ अरे आपके साथ काम भी किया यार है।
वो भी इस समय देख रहा है। राइट और इसलिए मुझे बड़ा राइट बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ उन सबको काम करने को मिला। विपुल भैया, जब जब भी आप कोई कैरेक्टर लिखते हो, तो वो कैरेक्टर लिखते लिखते आपके माइंड में भी कोई ना कोई एक्टर तो आ ही जाता होगा, जैसा मुझे लगता है। ये मैं गलत भी हो सकता हूँ कि आपका जो कैरेक्टर आपने लिखा है, ये उस वो एक्टर इसको बखूबी निभा सकता है। लेकिन जब पूरा का पूरा फिल्म और सारी चीजें, कास्टिंग एंड एवरीथिंग सब हो जाती है, तो आपके साथ जो कैरेक्टर आता है, प्रॉपरली आपके साथ भी उसका बैठने का कंप्लीट वक्त रहता है, और अलग अलग एक्टर अलग अलग वक्त लगाते हैं स्क्रिप्ट समझने के लिए। मैं लास्ट का सुना, मैंने शुरू का नहीं सुना आपने। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई कैरेक्टर लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई एक्टर जरूर आ जाता होगा कि ये मैंने लिख लिया है, कि और ये एक्टर मुझे लगता है कि ये एक्टर शायद उसको बेहतर कर सकता है। फिर जब पूरी की पूरी टीम बैठती है, कास्टिंग वाले लोग बैठते हैं, और एक पूरी की पूरी टीम आ जाती है, तो क्या एक्टर्स आपके साथ कितना वक्त बैठकर रीडिंग करते हैं, कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, उसको डिटेलिंग आपके साथ करने की कोशिश करते हैं? देखो, मेरे साथ पर्सनली ऐसा रहता है राहुल कि मैं एक स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं उस स्क्रिप्ट से एक लेवल तक अपने आप को डिटैच कर लेता हूँ। अच्छा, वो इसलिए, ओके। हाँ, वो इसलिए क्योंकि होती है सब यहाँ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होती है सबकी, कि मेरी एज अ राइटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने एज अ राइटर अपनी स्क्रिप्ट को लिख के लॉक करके मैंने अपने डायरेक्टर को दे दिया। जिस जी, डायरेक्टर पे मुझे ट्रस्ट है, जिस डायरेक्टर पे मुझे भरोसा है कि जो मैंने लिखा है वो वैसे का वैसे ही बनाएगा। ओके। सो अभी तक मेरे साथ में ऐसा हुआ नहीं है कि जो मैंने लिखा है या जो लॉक हुआ है वो शूट नहीं हुआ। जिस दिन ओके। मेरे साथ ऐसा होगा कि जो मैंने लिखा है वो शूट नहीं हुआ, तो हो सकता है उस दिन मैं उनके साथ में आके उनको डिटेलिंग में किसी बात को समझाऊं, या डिटेलिंग में उनको कुछ ऐसा ये दूं कि यार मेरा वो था, मेरा ऐसा था। लिखने के बाद एक डायरेक्टर की जॉब आती है, डायरेक्शन के बाद एक एक्टर की जॉब आती है, जिसमें राइटर को बैक सीट ले लेनी होती है, ओके। जहां वो अपनी क्रिएशन से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करके मैं एक प्ले कर रहा था। कौन सा प्ले था? कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल। उनके राइटर स्वदेश दीपक जी आए थे एक बार हमारी रिहर्सल को देखने के लिए, और मैं अब उनसे रिलेट कर पाता हूँ कि यार मैं उस वक्त ये बोल रहा था कि ये इतना बड़ा प्ले राइट है, ये पीछे जाके क्यों कॉर्नर, ये अपने प्ले के बारे में, अपने कैरेक्टर्स के बारे में, अपने एक्टर्स के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं हमें बता रहा है। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको भरोसा था गॉड साहब के ऊपर, उनको जी, भरोसा था उन एक्टर्स के ऊपर कि ये लोग जो कर रहे हैं ये इसको एक नॉच ऊपर लेके जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। क्योंकि राइटिंग फाउंडेशन है। किसी भी बिल्डिंग की नींव हमें दिखाई देती है क्या कभी? अरे बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू, नहीं दिखाई करेक्ट। देती। तो करेक्ट। वो दिखाई देती है उसके पिलर्स, दिखाई देती है उसकी छत, उसकी फिनिशिंग उसके अंदर, लेकिन बिल्डिंग जो है वो चाहे एक झोपड़ी हो या बुर्ज खलीफा हो, वो टिका जो है वो उसकी फाउंडेशन पे ही है, उसकी नींव पे ही टिका है। करेक्ट। करेक्ट। दिखाई आपको कहीं देगा नहीं। जी। तो मैं इसी उस पे चलता हूँ, और मैंने कर दिया अपना काम। अब आप आइए, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसको लेके जाइए और इसको परफॉर्म कीजिए। सो वेरी ट्रू। आई डोंट जब तक कोई पूछे नहीं, अगर वो एक्टर आके मुझसे पूछ रहा है या मुझे फोन करके पूछ रहा है कि सर ये ऐसा ऐसा क्यों है, वैसा वैसा क्यों है, मैं तब तक उसको सजेशन नहीं देता। ओके ओके ओके। भैया, अब आपने ना स्वदेश दीपक
सर का नाम ले लिया है तो मैं अपने आप को जरा रोक नहीं पा रहा कि हाँ मेरा हाँ पहला नाटक ही कोर्ट मार्शल था। और अरविंद सर हमेशा नाटक के बाद ये अनाउंस जरूर करते हैं कि शायद स्वदेश दीपक साहब आज नाटक देखने के बाद पीछे से बोल पड़े कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप लोग मेरी अरे चिंता ना करें, मैं क्या बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभी क्या बात ये हम हमारी जनरेशन के एक्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कभी आपकी कुछ उनसे हम्म। देखकर ही आपका कुछ भी उनका रुतबा, थोड़ी सी बातचीत अगर आप शेयर कर पाओ स्वदेश दीपक साहब के बारे में। यार जितना टाइम मैं रहा वहां पे उतना टाइम में वो 2 या 3 बार ही आए होंगे, वो ज्यादा आते नहीं ओके थे। ओके। उस वक्त भी इनकी थोड़ी सी तबीयत नासाज चल रही थी और जी अ, वो जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे पता है, वो बहुत ही उसको क्या कहते हैं कि बहुत ही अपने तक वो रहते थे। वो ज्यादा उनको मिलना जी जुलना पसंद नहीं था, लेकिन जब भी मिलते थे जी। कि बहुत ही सहजता से, बहुत ही प्यार से मिलते थे। उनका एक बार इंटरेक्शन मुझे याद आ रहा है, एक प्ले हम लोग कर रहे थे, जिस प्ले का नाम था यार मैं भूल रहा हूँ प्ले का नाम। वो है ना जिसमें वो है बूढ़े बाबा की मजार थी। बूढ़े बाबा की मजार थी, वो हमसे पहले वाला वो तो नाटक है बूढ़े कोई? बाबा की मजार है, एक गाना हम लोग गाते थे उसमें यार। अच्छा अच्छा। एक भिखारी की कहानी थी जिसके मजार बना के उन्होंने फिर उसका वो कर दिया रिलीजियस। अच्छा, वो नाम नाम मेरे जहन से भी फिसल रहा है अभी। जी, हाँ, कोई बात नहीं। तो ज्यादा इंटरेक्शन उनसे हो नहीं पाया, ज्यादा उनके बारे में मैं नहीं जान पाया। सिर्फ अभी उनकी एक पिक्चर है माइंड में, जो एक वो अपनी एक शॉल लेके, एक जैकेट पहन के, कुर्ता पजामा पहन के वो आते थे हम लोग के क्या पास। बात है, नहीं, हमारे लिए ये हाँ, भी मैं ही बहुत है। जानता हूँ। हमारे लिए ये भी बहुत है बिल्कुल, क्योंकि मैं अगर आज के टाइम पर नाम लूं तो इशफाक सिंह, जो अभी हाँ। पाताल लोक वेब सीरीज आने वाली है अनुष्का शर्मा की, या मैं हम्म, नाम लूं वीरेन बसोया, या हम्म, दीपक डोबरियाल भैया, या बजरंग बली सिंह, जो भी हमारे हाल फिलहाल के जितने भी सारे एक्टर्स हैं। सो क्योंकि सबकी शुरुआत हम सबकी कोर्ट मार्शल से ही हुई है, नुक्कड़ नाटक से पहले भी कोर्ट मार्शल से ही हुई है। और चाहे वो किसी के कपड़े प्रेस करवाने से हो, या फिर किसी के बेल्ट बैजेस, या यहाँ दिल्ली कैंट से वो लाने से हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत ही बड़ा एक मैं उनसे बेटे से भी मिला हूं तो भी बहुत सारी बातें होती हैं। ये बस मेरा एक आखिरी सवाल, और बड़ा दिल के करीब है ये। मैं पूछने से भी थोड़ा डरता हूँ ये सवाल। हीरो हीरोइंस को सब जानते हैं, इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से जानते हैं। और मेगा स्टार, सुपरस्टार बहुत सब लोग अच्छे से जानते हैं। बड़े बड़े एक्टर के नाम से सब लोग आ जाते हैं फिल्म देखने के लिए। क्या अभी भी हमारे कंट्री में ऐसा मिसिंग है कि कौन से राइटर ने लिखा है, आंखें बंद करके एक्टर कोई भी हो उस राइटर के लिए फिल्म देखने सिनेमा हॉल के अंदर चले जाए? राहुल, आपकी थोड़ी सी वॉइस क्रैक हो रही है, मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा। अभी अभी आवाज आ रही है फिर? हाँ, अभी आ रही है। अच्छा, अभी मैं आ कह रही रहा हूँ कि जैसे हमारे सारे सुपरस्टार, सो कॉल्ड सुपरस्टार, मैं सबको हीरो ही और हीरोइन ही मानता हूँ। एक सुपरस्टार का टैग दे दिया जाता है, बादशाह का टैग दे दिया जाता है। वो लोग अपनी तरफ से, अपनी एक्टिंग की तरफ से ऑडियंस को खींच लाते हैं सिनेमा हॉल तक। क्या अभी हमारी कंट्री में ऐसा मिसिंग है जो होना नहीं चाहिए? राइटर्स को राइटर्स को जो लेवल मिलना चाहिए वो आज भी कहीं ना कहीं मिसिंग है, कि राइटर ने क्या लिखा है, कौन से राइटर ने कौन सी फिल्म लिखी है, आंखें बंद करके किसी भी एक्टर ने की हो वो देखने के लिए वो सिनेमा हॉल के अंदर आ जाए। तो लगता है अभी भी ऐसा मिसिंग है राइटर्स के लिए। नहीं, वो है। और वो देखो, अगेन इसमें मेरा अलग एक एक अलग विचार है, मेरा अलग सोचना है कि ऐसी चीजें ना आपको सोचनी नहीं चाहिए। आपको इन चीजों के बारे में आप यू गॉट टू, कौन स्टार क्या कर रहा है, जी कौन किसका क्या नाम हो रहा है,
किसके नाम से कौन आ रहा है, एंड ऑफ द डे आप हैं और आपका काम है। जी आप जिस दिन ऐसे थॉट्स को एंटरटेन करने लग जाते हैं अपने आप से, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, अपने आप से, जी तो आपकी एनर्जी, आपके विचारों का बहुत बड़ा क्रिएटिव पार्ट ऐसे ही थॉट्स खा जाते हैं। क्या बात तो है। सबसे पहले आपको सुबह से लेकर रात तक अपने आप को चेक करना पड़ेगा, नॉक करना पड़ेगा कि बॉस आप कौन से थॉट को एंटर होने दे रहे हैं और कौन से थॉट को एंटर नहीं होने देने। आपको किस विचार को एंटरटेन करना है और किसको नहीं करना। 130 करोड़ लोग, 7 बिलियन लोग यार, 7 बिलियन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने सारे तो थॉट्स हैं। अब आप सभी थॉट्स को एंटरटेन करने लग जाओगे तो आप कहाँ जाओगे, आप करोगे क्या? जी या तो आप बैठे रहो सारा दिन यही सोचते रहो, यार फलाना ने ये किया, फलाना वो कर रहा है, ढिकड़ा वो कर रहा है। भाई फलाना ढिकड़ा 70-75 साल के लिए हम आए हैं यहाँ पे मेहमान बन के, जी और उन 75 सालों में मेजर पार्ट तो हमारा समझने में लग जाता है कि हम हैं कौन और क्या करना चाह रहे हैं। आधा टाइम, वेरी ट्रू। साल आपके लाइफ के ये लग जाते हैं कि आप हो कौन और आप करना क्या चाहते हो, उससे पहले आप बौखलाए हो। तो भाई 30-35 साल के बाद तो आप अपने उन विचारों को फिल्टर करके ये समझ लो कि आपको ये करना है बस, मुझे और किसी थॉट को एंटरटेन नहीं करना। कोई स्टार क्या कर रहा है, कोई स्टार क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मुझे नया काम क्या करना है, मुझे अगले क्षण में क्या नया करना है, वो मेरी प्रॉब्लम है। और वो अब उनकी प्रॉब्लम भी मैं सोचूंगा तो मेरी प्रॉब्लम कौन सोचेगा यार, कौन सोचेगा। तो मैं थोड़ा सा ब्रूटल हो जाता हूँ इन चीजों में, क्योंकि मुझे नहीं बिल्कुल इन चीजों को बहुत ही स्ट्रांगली मैं इन चीजों को बहुत ही स्ट्रांगली ऑफेंड और डिफेंड करता हूँ कि ये चीज नहीं आनी चाहिए। ये आप भी एज एन एक्टर, आप भी कभी ये मत सोचिए कि सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए हाथ जोड़ के, और अपने उसमें आ जाइए कि मुझे क्या करना। वेरी ट्रू। नहीं बहुत 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 सही, क्योंकि मेरे पूछने का भी जरिया ही वही था कि मैं एक्टर्स को भी देखता हूँ ये कि कहीं इफेक्ट ना करता कहीं है राहुल, ये इफेक्ट करता है। ये आपको आपकी हर सांस के साथ आपको ये 24 घंटे नॉक करती है ये चीज कि यार अब ये लिखा है, तो आपने बनाया उसको 8 महीने में, उसके बाद वो करेगा, वो स्टार है, इसके नाम पे ऐसा हो रहा है, तो हम काम नहीं कर पाएंगे यार। हमारी एनर्जी वैसी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, जी आपको इतने सारे चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हुए आपको काम करना होता है, और काम करने के बाद अगर हम ये सोचने लग जाएंगे तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी यार, नहीं सोचना चाहिए। Very true. नहीं ये क्वेश्चन बार बार मुझे बहुत सारे यंग एक्टर्स के माइंड में भी विपुल भैया हमेशा नजर आता है और दिखाई देता है, और क्योंकि आपसे इतना स्ट्रांग जवाब आ जाने के बाद ना कहीं उनको भी करेक्टली यही दिख जाएगा कि यार ये जो दिमाग है, ये आदमी 10 पैसे में किसी को भी बेच देता है। 100 तरह के थॉट्स हैं। नहीं, उसमें सबसे पहले आपको अपनी बीइंग को स्ट्रांग करना है कि आप जो कर रहे हो आप वो क्यों कर रहे हो, आपको उसमें मजा आ रहा है, आपको उसमें मजा आ रहा है, आप इसीलिए इस फील्ड में हो, तो आपको उस मजे को बरकरार रखना पड़ेगा, ताउम्र बरकरार रखना पड़ेगा। और इस बिल्कुल कहते हैं ना रंग में भंग, आपके रंग में कोई दूसरा भंग नहीं डाल सकता है, आपके रंग में आप ही भंग डालते हो इन विचारों को एंटरटेन करके। तो आपको 24 घंटे सुबह शाम हर ब्रेक के साथ में ये देखना पड़ेगा कि इस जो सांस अंदर जा रही है उसके साथ में कोई बेकार का विचार तो नहीं जा रहा, कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं अंदर जा रहा। जो अंदर गया तो सबसे पहले आप उसको बाहर निकालो, क्योंकि वो आपके रंग में भंग का काम करेगा। आप दूसरे को, हम जिंदगी में दूसरे को यार ब्लेम करते रहते हैं कि उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ऐसा, अपनी वजह से काम नहीं कर पाए। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल भैया, ये इतने स्ट्रॉन्ग कमेंट आने के बाद आई थिंक ये जब भी सब सुनने वाले हैं, और स्पेशली क्योंकि बच्चा आजकल तो स्कूल में ही उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे थॉट्स माइंड में आने लग जाते हैं,
और ये सुनने के बाद उसको भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग नहीं नहीं, इसीलिए Rahul, I'm honored. आई जस्ट वांटेड टू हैव I'm honored you called me and you've made me a part of your show. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो राहुल। आपके मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, आप जिस तरह से बच्चों को ट्रेन करने का और एक थिएटर इन एजुकेशन शायद आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जी बहुत जी अच्छा काम है वो, कमेंडेबल जॉब है यार। ये हमें हमारे स्कूल ने कभी मोनो एक्टिंग से आगे हम लोग कभी गए नहीं। हम लोग जी जी अगर वो सही वक्त पे हमें वो मिला होता तो ठीक है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गौर साहब तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं। सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं खुद चाहता हूं कि यार जो मैंने कमाया है, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने शेयर करना चाहता था और मैंने वो किए। आप देखिए आपको क्या विपुल भैया बस जाते जाते कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो यंग राइटर्स बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, उनको आप बस कुछ छोटी छोटी चीजें बताना चाहते हो, जैसे बस वो भी फिर अपनी फील्ड में उसको अपने माइंड में रख के जरा आगे चलते हैं। देखो, मेरे को राइटिंग का ज़्यादा मैं नहीं दे सकता किसी को, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक इमोशनल जर्नी होती है और हर राइटर जर्नी से ही कुछ क्रिएट करता है। अगर आप किसी राइटर को ये बोलो कि यार जी तू ये कर दे, वो फिर आप मार्केट के लिए बोल रहे हो। खुद के लिए हर एक की एक जी जर्नी होती है। मैं सिर्फ दो ही चीजें बोलूंगा। एक, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बहुत जी जरूरी है डिसिप्लिन लिखने के लिए। वैसे तो किसी भी चीज के लिए, एक्टिंग के लिए भी डिसिप्लिन जरूरी है। उसके एक अलग एक्शन होते हैं। एक्टिंग के लिए आपको अलग तरीके से एक बंच ऑफ एक्शन करना होता है, डायरेक्शन के लिए एक अलग बंच ऑफ एक्शन करना होता है, राइटिंग के लिए एक अलग बंच ऑफ एक्शन करना होता है। लेकिन इन तीनों चीजों के जी लिए डिसिप्लिन जो है ना वो बेस है। आप डिसिप्लिन का ध्यान रखिए और आप किसी भी तरह के नशे से दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत थैंक यू सो मच अजीब ये सी बात कहने के लिए। प्लीज एक भ्रांति फैली प्लीज हुई है प्लीज कि आप किसी तरह का कोई नशा लेते हैं या आप ग्रास करते हैं या आप चरस करते हैं, किसी भी तरह का कोई ऐसा नशा लेते हैं, आप दारू पीते हैं तो आप बहुत क्रिएटिव हैं। ये बहुत ही बेवकूफाना बात है। नशे का और क्रिएशन का कोई मतलब नहीं है, नशे और वही क्रिएटिविटी का मतलब कोई मतलब नहीं है। नशा एक तरह का कीड़ा है और मैं ये एक यंग तरह के नशे से आप प्लीज दूर। ये इसके इन दोनों का कोई क्रिएशन का कोई मतलब नहीं है। आप उन लोगों की तरफ मत देखिए जो करते हैं और जो एक्टर हैं, जो महान एक्टर्स हैं, और आप उनका एग्जाम्पल देके आप बाकी लोगों को वर्गलाते हैं या अपने आप को समझाते हैं। नशा एक क्या बोलेंगे, एक दीमक है जो ना सिर्फ क्रिएटिविटी को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खा जाता है। थैंक यू सो मच भैया। और स्पेशली ये जो नशे वाली बात है ना, ये इतना बड़ा कंफ्यूजन है, इतना बड़ा कंफ्यूजन है, और आपने इतने सलीके से जो इसको क्लियर कर दिया। कोई ये कंफ्यूजन नहीं होना बहुत चाहिए, सारे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रिएशन और नशे का कोई मतलब नहीं है। नशा सेल्फ रिस्पेक्ट को मार देता है और जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकता है। ये ये देखी हुई बात है, मेरी एक्सपीरियंस की हुई बात है। प्लीज इतनी मेहनत से इतनी मेहनत से स्क्रिप्ट लिखना, इतने मेहनत से कैरेक्टर्स उनको जीवित करना और उसको सीधे सीधे बोल दिया जाना कि नशा और ये सब कुछ नशे से लिखा जाता है, तो एकदम ही बेवकूफी है बहुत बड़ी। भैया बस आई नो लॉकडाउन है और आपकी बहुत सारी ऑडियंस बस आपको यहाँ पर देख रही है। जाते जाते पूरे आपके बहुत सारे फैंस हैं जिनकी वजह से अरे मैं आपको ऑडियंस नहीं मैसेज यार, कर मेरी कोई पाया। ऑडियंस नहीं है, मैं ऑडियंस हूँ। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, आप बहुत चीजें मानते नहीं हो, मैं आपको प्लीज बता दूं, आपकी बहुत नहीं जो बड़ी है फैन फॉलोइंग अरे है। अच्छा ठीक प्लीज आप उनको कुछ भी प्लीज ओके जाते जाते मेरा लॉकडाउन बहुत के बहुत बारे में प्यार, आप मेरा कुछ बहुत मैसेज देना बहुत प्यार, चाहते हो प्लीज। मेरा बहुत बहुत प्यार। आप ऐसे ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कीजिए और जो समाज में जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो होपफुल चीजें हैं, आप उस पर फोकस कीजिए। एज एन एक्टर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिलेगा, आप उसको उसी शिद्दत के साथ कीजिए। लेकिन जब आप कुछ क्रिएट करेंगे तो आप एक होप को क्रिएट कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दिनों में। और प्लीज़ प्लीज़ नशे से दूर रहिए। मुझे सिर्फ इसी बात की चिंता है कि जो थिएटर के जो बहुत सारे लोग हैं वो उनका ये मानना है कि यार ये लेने से आपका माइंड खुलता है, माइंड बंद होता है, खुलता नहीं है। आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं। बस मैं इतना ही कहूँगा।
थैंक यू सो मच विमल भैया, बहुत Thank you, बहुत brother. शुक्रिया बात Thank you. करने के लिए। आप Thank अच्छे you, से रहें, brother. आपकी फैमिली सब अच्छे से रहे। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेजर। Thank